हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस स्टूडियो में मनीष सर 12th क्लास की क्लास ले रहे थे और उनका क्लास बीच में रोकना पड़ा बच्चों। उन्हें लगा था कि मेरी क्लास 6:30 बजे है जबकि 6:15 में थी। जल्दी से लाइव आ जाओ। और प्यारे बच्चों, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि बच्चों आज जो है हमने 12th क्लास की हिंदी का एक बैच बच्चों समाप्त कर लिया है। ठीक है, और एक समय आएगा बच्चों कि आप लोग का भी बैच समाप्त हो जाएगा। तो बहुत हैप्पी हूं मैं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बच्चों। और आप लोगों को छठ पूजा का निमंत्रण भी भेजा है बच्चों। जिन छात्रों ने नहीं देखे हैं शॉर्ट फीड में जाकर के देखिएगा। शॉर्ट फीड में मेरे बच्चे आप लोग के लिए मैंने छठ पूजा का निमंत्रण भेजा है। ठीक है। जल्दी से लाइव आ जाइए प्यारे बच्चों। कहते हैं तू अपनी कमजोरी पर मेहनत कर, रिजल्ट तेरे कदमों पर रखी होगी। अगर रिजल्ट बनाना है तो आपको अपनी कमजोरी पर मेरे बच्चे मेहनत करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सभी को मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और इसके पहले वाले सारे चैप्टर को आप लोगों ने कवर किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट जिसको देना है बिहार बोर्ड में एग्जाम, और एग्जाम देना है या वर्ष 2024 में या वर्ष 2025 में। और आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या सपना है, हिंदी को लेकर के आप क्या सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से हिंदी में मिनिमम मैं बात करता हूं। मेरे कोई भी स्टूडेंट है अगर वो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो मैं मानता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का नंबर हिंदी में 90+ से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, बहुत सजा सजा के लिखते हैं, तो आपका नंबर हिंदी में 95+ आ गया बच्चों। कितना आएगा? 95+ आएगा। और मेरे बच्चे आज मैं एक चीज सिखा रहा हूं, भूलना नहीं तुम लोग। क्या सर बता दो? ये सिखा रहा हूं मेरे बच्चे कि हिंदी को और संस्कृत को मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट कहता हूं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है बोलो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, आज हमारा काव्य खंड खत्म होने वाला है। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। चैप्टर का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। और बच्चों वन शॉट में ये पूरा का पूरा समाप्त होने वाला है, लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, तो मेरे बच्चे चलिए देखते हैं इसका आज का मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन है बच्चों की किताबों से लगाव रखिए, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो मेरे बच्चे। कहते हैं किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, एक चीज है जो आपको ठोकर से बचा सकती है, वो है किताब। तो प्यारे बच्चों, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, जल्दी बताओ आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो महोदय, मेरा सबसे अच्छा मित्र हमारी किताब है। यानी बच्चों सबका आंसर एक साथ होना चाहिए, बुक बुक बुक। ठीक है, तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा इस क्लास को बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को देखें। तो आइए दिशा फैमिली जल्दी से आ जाओ और इस क्लास को मेरे बच्चे कर देते हैं शेयर, SHARE शेयर। और प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सब लोग इस क्लास को शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और अपने अपने स्टेटस में लगाइए बच्चों। गुरुजी का क्लास स्टेटस में लगाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में ज्वाइन हो सके। मिनिमम बच्चों, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, अभी रिकॉर्ड बनाने के मूड में नहीं हूं। कम से कम 2K+ स्टूडेंट जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चों 1200-1300 बच्चे जुड़े हैं, आप लोग शेयर करोगे तो मिनिमम 2000 बच्चे जुड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सब लोग क्लास में ज्वाइन हो सके। यस सर, यस सर। और बताओ, ठीक है, बढ़िया है, स्टार्ट करें। हाँ, तो और सब कैसे चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है बताओ। 1 मिनट पूछूंगा फिर क्लास को शुरू करूंगा। मेरे बच्चे बताओ दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दीपावली, दीपावली और छठ, छठ की पूजा ना, छठ की बच्चों ना, दीपावली के साथ में छठ पूजा की तैयारी कैसी चल रही है। तो मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपना 100% दे रहे होंगे। ये महोदय मेरा 100% है। अच्छा दे रहे हैं ना। घर को साफ सुथरा कीजिए, जहां पढ़ने बैठते हैं वहां को भी साफ सुथरा कीजिए। और पता है बच्चों, जहां साफ सुथरा होता है ना, वहां पर बच्चों माँ सरस्वती का विराजमान होता है। माँ शारदे आकर के बैठती हैं,
इसलिए जहां पढ़ने बैठते हो उसको पूरा साफ सुथरा रखो, बहुत सुंदर रखो। है कि नहीं है? यस महोदय, बहुत साफ सुथरा रखो। जहां भी पढ़ने बैठते हो बहुत सुंदर बना के रखो, एकदम पेंट ऊंट कर दो झकास, एकदम पेपर ऊपर साट दो, माँ सरस्वती का फोटो लगा दो, जो भगवान सबको मानते हो फोटो लगा दो। देखें गुरु जी का, देखें मेरा यहाँ ऑफिस देखें कितना लगा के रखे हैं, उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। हाँ याद रखिएगा, ठीक है। यस 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 यस। आज बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चे, हम लोगों को पता है कि हमारा जो बुक है, जो सेकंड बुक है हमारा, इस बुक में मेरे बच्चे कितने कितने पार्ट हैं, हम हर क्लास में पूछते हैं, इस बार पूछेंगे कि हमारे बच्चों दो खंड हैं, एक है बच्चों गद्य खंड और दूसरा है हमारा काव्य खंड। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा मेरे बच्चे, गद्य खंड जो होता है इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? गद्य खंड में कुल 12 चैप्टर हैं और काव्य खंड में 12 चैप्टर हैं। एक बुक और है बच्चों जिसका नाम है वर्णिका। वर्णिका बुक पहले फिनिश हो गया है। हाँ महोदय, ये बुक पहले ही समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और बच्चों इसका हमारा चैप्टर नंबर आज 11 और 12, ये दोनों चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, दोनों चैप्टर। ठीक है। आज हमारा जो है आज हमारा काव्य खंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और बच्चों हम लोग कल से गद्य खंड को पढ़ेंगे और इसको भी प्यारे बच्चों हम बहुत ही जल्दी समाप्त कर देंगे, ये आप लोगों से वादा है। और आप चाहोगे तो हम एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कहानी वगैरह मुझे याद है सब कुछ। तो कविता में क्या होता है ना, कविता में आपको अर्थ समझाना होता है, लेकिन ये कहानी किस्सा वगैरह तो हम ऐसे ही मतलब लिख लिख के पढ़ा सकते हैं। तो मेरे बच्चों, कितने बच्चों को भरोसा है कि गुरुजी एक दिन में गद्य खंड पढ़ा सकते हैं? हाथ उठाओ। पढ़ाएंगे नहीं लेकिन बोलो। हाँ। ठीक है, हम एक दिन में पढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। और जो भी जिनका भी ये हिंदी नहीं है, जो भी मुस्लिम भाई हैं, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, बस 1-2 दिन की बात है, क्लासेस वगैरह होंगी, टेंशन ना लीजिए आप लोग। आ जाओ। क्लास को सब लोग एक बार लाइक कर देना मेरे बच्चे, जितने बच्चे हो एक साथ। अगर 1500 बच्चे हैं तो क्लास में लाइक की संख्या भी 1500 होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहते हैं कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, दिशा फैमिली कैसे पढ़ती है कविता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कवि परिचय। तो पढ़ेंगे बच्चों कवि परिचय, और दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे कविता के अर्थ को समझेंगे। दूसरा कविता के अर्थ को समझेंगे। अर्थ को समझने के बाद मेरे बच्चे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे जिसको व्याख्या कहते हैं, एक व्याख्या को बनाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग बनाएंगे सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव को। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि सर ये कविता में होता क्या है, क्या थीम है कविता का, गुरुजी अपनी बिहारी भाषा में बताओ कि कविता में होता क्या है। तो इस कविता में प्यारे बच्चों जो इसके कवि हैं, आपको पता होगा कि लौट कर आऊंगा फिर, कविता के कवि कौन है बताइए जल्दी से। ठीक है ना, कहते हैं लौट कर आऊंगा फिर, कविता के कवि हैं जीवनानंद दास। बच्चों कौन है? जीवनानंद दास। तो कहते हैं इनके जो कवि हैं वो हैं जीवनानंद, है ना, जीवनानंद दास इसके कवि हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी कविता है, इसमें कवि ये बताते हैं कि वो अपने राज्य जहां उनका जन्म हुआ था, बंगाल से वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में वो बंगाल से अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं। जो बंगाल है बच्चों, पश्चिम बंगाल, बंगाल से वो कितना प्रेम करते हैं, इस बात को दर्शा रहे हैं कि बंगाल से वो कितना प्रेम करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस कविता में वो ये दर्शा रहे हैं कि अपनी जन्मभूमि से वो कितना प्यार करते हैं। जैसे आप और हम बिहार से प्रेम करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो कवि हैं वो बंगाल से कितना प्रेम करते हैं मेरे बच्चे। इस चीज को इस कविता में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस महोदय, स्टार्ट करें बच्चों। हाँ चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है आपको, मैं एक बार देख लेता हूं। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है? यस यस यस, बताओ जल्दी से। इस चीज को इस कविता में, हाँ ठीक है, बढ़िया है। आइए, ठीक है।
तो पहले बच्चों सबसे पहले हमारे सामने हैं जो कवि, इनका नाम आप देख सकते हैं, यही कवि हैं जिनका नाम है बच्चों जीवनानंद दास। ठीक है ना, जीवनानंद दास कवि हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ये जीवनानंद दास कवि हैं। कहते हैं बच्चों बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद या फिर रविन्द्रनाथ के बाद बंगाल साहित्य के आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही थे। तो पहले बच्चों यहां से मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहला कि जीवनानंद दास कहां से थे बच्चों, जीवनानंद दास कहां से थे, तो कहिएगा बंगाल से थे। दूसरा है बच्चों कि जीवनानंद दास का जो स्थान है, जीवनानंद दास का जो स्थान है वो किस कवि के बाद आता है, तो जीवनानंद दास का जो स्थान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलो, रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलो, उनके बाद आता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद अगर पश्चिम बंगाल में कोई बहुत ज्यादा चर्चित कवि हैं तो उनका नाम बताइए कौन है, तो बहुत ज्यादा चर्चित कवि हैं जीवनानंद दास। और कहते हैं कि इनका जन्म बच्चों 1899 में हुआ था। यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं उनका जन्म कब हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यस लिखकर भेजो, यस महोदय, यस यस, यहां से आगे बढ़िए, यस। कहते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं कि इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदवादी काव्य, स्वच्छंदवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थ भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही थी। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचान और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। तो कहते हैं किस कवि ने बंगाल के जीवन को अपनी कविता में लिखा, किस कवि ने बंगाल के जीवन को अपनी कविता में लिखा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन से ऐसे कवि हैं जो बंगाल के जीवन को अपनी कवि, तो बच्चों बंगाल के जीवन को अपनी कविता में लिखने वाले कवि का नाम बताएं। आंसर है जीवनानंद दास, जीवनानंद दास हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतिक दुर्घटना में हुआ था। तो बच्चों कितनी वर्ष में, यानी कि किस आयु में इनकी मृत्यु हो गई, बताओ किस एज में जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग कि किस एज में जीवनानंद दास मर गए। तो बच्चों सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग सीखने वाले हैं। आगे लिखा है सन 1954 में तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। तो जब तक वो जीवित थे बच्चों, यानी मरने से पहले उनकी कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित हुई थी, तो सिर्फ 6। कहते हैं कि इनका झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन 3 हुआ, महापृथ्वी 4 हुआ, सातटी तारार और तिमिर और बच्चों जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता हैं। इनकी बच्चों 6 यहां पर हैं, ये सभी श्रेष्ठ कविता हैं। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगला, बेला अलबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुई। तो पहले बच्चों इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मरने के बाद प्रकाशित हुई। कहते हैं उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां, हे भगवान, और 13 उपन्यास प्रकाशित हुए। तो बच्चों एक ऐसे कवि हैं जिनके सर प्रमेय नहीं होगा मैथ का, कुछ है ना, किसने बोला नहीं होगा, बस वेट कीजिए थोड़ा, सब कुछ होगा भैया थोड़ा वेट कीजिए। तो पहले बच्चों स्टार्ट करें। तो ऐसे कवि हैं जिनके जब ये जीवित थे तो इनकी कितनी रचनाएं, है ना, इनकी कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई बच्चों, जब ये जीवित थे तो इनकी इतने है ना, जब ये जीवित थे तो इनके कितने काव्य प्रकाशित हुए, जीवित होने पर कितने काव्य प्रकाशित हुए। तो महोदय जीवित रहने पर 6 काव्य प्रकाशित हुए, पहली बात है। और जब ये मर गए बच्चों, तो मरने के बाद अगर बात करें तो कितनी कविता प्रकाशित हुई, है ना, सॉरी कहानियां, कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। तो मरने के बाद बच्चों कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मरने के बाद जो है
100 कहानियां प्रकाशित हुई, 100 से अधिक कहानियां प्रकाशित हुई। और बच्चों मरने के बाद अगर हम उपन्यास की बात करें, मरने के बाद अगर हम उपन्यास की बात करें, कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? तो बच्चों 13 उपन्यास प्रकाशित हुए, 13 उपन्यास प्रकाशित हुए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज अ वेरी बिग मैटर मेरे बच्चे। कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कहते हैं कि वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। बच्चों रविंद्रोत्तर युग समझते हैं, जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा थे तो उसके युग को रविंद्रोत्तर युग कहा गया है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ कविता कौन थी, रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ कविता का नाम बताइए, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए कि रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ कविता कौन सी थी। तो मेरे बच्चे रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ कविता थी वनलता सेन। वनलता सेन जो है ये रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता थी। कहते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है, वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चों वनलता सेन जो इसकी रचना है, इसको सबसे अच्छी कविता का पुरस्कार कब मिला है? श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार कब मिला है बताइए? श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार कब दिया गया था? तो कहते हैं इसे बच्चों श्रेष्ठ कविता है ना, श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार कब मिला है? तो श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार जो है ये 1952 ईस्वी में मिला है, 1952 में। और प्यारे बच्चों बात करते हैं 1952 में वनलता सेन को 1952 में मेरे बच्चे क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाए मृत्यु के बारे में, ये कवि की मृत्यु कब हुई थी, तो 1899 में जन्म हुआ, 55 साल की उम्र में, यानी 1954 में मृत्यु हो गया था, 1954 में। कहते हैं यहां समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा संभारित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कविता अत्यंत लोकप्रिय एवं बहुप्रचारित कविता है। तो बच्चों ये जो कविता उन्होंने लिखा है वो किस भाषा में लिखा है आप बताइए? तो जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कविता को लिखा गया है, ओरिजिनल इसकी भाषा क्या है? ओरिजिनल इसकी भाषा है बच्चों बंगला। क्या है? ओरिजिनल भाषा है बंगला, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में भाषांतरित करने वाले कौन हैं? इस कविता को हिंदी में भाषांतरित करने वाले कौन हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो महोदय इसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले जो कवि हैं, इनका नाम है प्रयाग शुक्ल। कौन है? प्रयाग शुक्ल। तो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है प्रयाग शुक्ल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए प्रयाग शुक्ल का, जिन्होंने बंगला भाषा की कविता को हम लोगों के सामने हिंदी भाषा में रखा है। तो धन्य है प्रयाग शुक्ल जी। कहां है आपकी छवि? यहां पर नहीं है। तो प्रयाग शुक्ल ने इन्हें हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया है, तब जाकर के हम लोग आज पढ़ रहे हैं बच्चों, तब जाकर के हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आपने देखा कि जो कवि हैं वो रविंद्रोत्तर युग के हैं। अब रविंद्रोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ कविता का नाम बोले तो वनलता सेन है, जिसे बच्चों प्रबुद्ध आलोचकों ने रविंद्र युग की सर्वश्रेष्ठ कविता कहा है। और प्यारे बच्चों कहते हैं कि इस कविता को सर्वश्रेष्ठ काव्य कब माना गया था? 1952 में। और प्रयाग शुक्ल हैं जिन्होंने हमें हिंदी में पढ़ने का मौका दिया। बच्चों आगे बढ़ के देखते हैं, लिखा गया है कि कविता में कवि अपनी मातृभूमि किसे कहते हैं? बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मातृभूमि किसे कहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिख के बताएंगे कि मातृभूमि किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे हम लोग मातृभूमि किसे कहते हैं? जल्दी से तो कहते हैं कि जहां हमारा जन्म होता है हम उसे मातृभूमि कहते हैं। तो बच्चों लिखा है कविता में कवि अपनी मातृभूमि तथा परिवेश में उत्कृष्ट प्रेम, उत्कृष्ट होगा बच्चों, उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नैसंगिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में संकलित रूप में से कविता में बच्चों विनयंत्र है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आता है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि मरने के बाद अगले जन्म में भी कवि यही वापस आना चाहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बच्चों
एक बार इस क्लास को और जल्दी से शेयर कर दें। जिन छात्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया है सब लोग शेयर करेंगे। दिशा फैमिली के प्यारे बच्चों जितने बच्चे हैं क्लास को शेयर कर देंगे। और आप लोग बताइए कि कभी पुनः कहां पर वापस आना चाहते हैं। गुरुजी आप बोले थे कि भारत माता चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में करा देंगे, करवा दीजिएगा। भारत माता का हम करवा दिए हैं, उसी में आप भूल जाते हैं, नहीं करवाए थे क्या बताइए। अरे अजीब हाल है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि कवि वापस अगले जन्म में कहां पर जन्म लेना चाहते हैं। अगले जन्म में कवि जन्म कहां लेना चाहते हैं। तो कहते हैं अगले जन्म में बच्चों कवि जो हैं, अगले जन्म में जो कवि हैं वो कहां जन्म लेना चाहते हैं। तो कहते हैं बच्चों बंगाल में। कहां पर? बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं। बंगाल में पुनः जन्म लेना चाहते हैं कि अगले जन्म में भी सर बंगाल में ही हमारा जन्म होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट लेकर के आते हैं। सर प्रैक्टिकल कवि के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। आ जाओ। तो मेरे बच्चे टेस्ट है, कवि परिचय समाप्त हुआ। आइए हम टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं ये कविता जिसका नाम है मतलब कि लौट कर आऊंगा फिर, इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि कौन हैं? तो आप बोलेंगे सर इसके कवि हैं जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। जीवनानंद दास अगर मैं पूछे बच्चों ये कैसे कवि हैं, यहाँ पर बच्चों ये कैसे कवि हैं, कैसे कवि हैं? तो कहते हैं बच्चों कैसे कवि हैं? तो बंगाली कवि हैं। कैसे? बंगाल के हैं, तो बंगाली कवि हैं। पूछा जाए मेरे बच्चे कि यह मतलब पूछा जाए कि यह किस युग के हैं, किस युग के हैं? तो कहना बच्चों रविंद्रोत्तर युग के हैं। रविंद्रोत्तर युग के हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों नंबर 4 में कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म बच्चों 1899 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाए बच्चों की मृत्यु के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो मृत्यु 1954 में हुआ था। पूछा जाए प्यारे बच्चों है ना कि ये ना कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हुई, कितने वर्ष में, तो वर्ष कहना बच्चों 55 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए 7वें नंबर में कि बच्चों मरने से पहले इसके कितने नाटक ना मतलब कितने काव्य प्रकाशित थे, मरने से पहले काव्य, मरने से पहले कितने काव्य प्रकाशित थे, तो मरने से पहले 6, मरने के बाद कितनी कहानियां, मरने के बाद कहानियां कितनी, मरने के बाद कहानियां कितनी, तो मरने के बाद कहानियां बच्चों 100 से भी अधिक। और बच्चों उपन्यास कितने उपन्यास, तो कहते हैं उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास की संख्या मेरे बच्चे 13, उपन्यास की संख्या 13। कहते हैं इसकी जो बच्चों इसका जो सबसे फेमस प्रसिद्ध काव्य है, प्रसिद्ध काव्य संकलन कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन कौन सा है, तो प्रसिद्ध काव्य संकलन की बात करते हैं तो बच्चों सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन कौन सा था, क्या नाम था बताना। तो सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन क्या था, भूल गए, वनलता सेन। हाँ याद आ गया, वनलता सेन बच्चों, रविंद्र है ना, वनलता सेन बच्चों सबसे प्रसिद्ध था, वनलता सेन। इसको कब बच्चों सबसे अच्छा माना गया, कब इन्हें प्रसिद्ध कविता माना गया था, प्रसिद्ध माना गया है इन्हें 1952 में, 1952 में इसे प्रसिद्ध कविता माना गया है। कहते हैं बच्चों की कवि जो है कहाँ वापस प्यारे बच्चों आना चाहते हैं, तो बंगाल में वापस पुनः जन्म लेना चाहते हैं। कवि की मातृभूमि कहाँ है, कवि की मातृभूमि कहाँ है, तो मातृभूमि मेरे बच्चे कवि की बंगाल में है। पूछा जाए कि प्यारे बच्चों की लौट कर आऊंगा फिर किसके द्वारा भाषांतरित है, किस कवि ने इसे भाषांतरित किया है, भाषांतरित करने वाले कवि का नाम बताइए। तो भाषांतरित करने वाले कवि जो हैं वो प्रयाग शुक्ल हैं, है ना, क्योंकि ये बच्चों लिखा गया था बंगाली भाषा में, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो इसको बच्चों प्रयाग शुक्ल, क्या नाम था, प्रयाग शुक्ल ने इसे भाषांतरित किया है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा बहुत अच्छे से, आपने पूरा काव्य परिचय 100% पढ़ा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 100% समझ में आ गया, जल्दी बताओ कि महोदय मुझे 100% समझ में आ गया, 100%, एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, 100%। अगर आपको लगता है कि काव्य परिचय से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं बना सकता हूं, मैं बना सकती हूं, जल्दी से, ठीक है, यस महोदय, कोई भी सवाल पूछे मैं बहुत तगड़े लेवल से बहुत अच्छे से बना सकता हूं ठीक है, प्रयाग शुक्ल। आइए बच्चों अब हम कविता पढ़ते हैं। क्या आप कविता सुनने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे? अब हमें, आर यू रेडी बच्चों, रेडी फॉर कविता के लिए? कविता पढ़ता हूं बच्चों, ठीक है, कविता पढ़ता हूं। अब देखते हैं कि मतलब कवि जो हैं क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मतलब मैं कुछ भी बन जाऊं भैया, बस हमें बंगाल में वापस आना है, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं, कविता पढ़ते हैं बच्चों। बहुत छोटी सी कविता है, 1 2
3, 4, 5, 6, मात्र 6 स्लाइड की कविता है, बच्चू वाला कविता है, बच्चू वाला। शुरू करें? हाँ सर स्टार्ट कीजिए। ये रहा बच्चों सबसे पहला। कहते हैं बच्चों खेत हैं जहां, कहते हैं खेत हैं जहां धान के, बहती नदी। आपको पता है सबसे ज्यादा धान कहां होता है? बताओ सबसे ज्यादा धान कहां होता है? आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा धान होता है पश्चिम बंगाल में। बंगाल बहुत फेमस है। मैं एक बार ट्रेन से बच्चों बिहार से बंगाल जा रहा था, है ना। एक्चुअली मेरा एग्जाम था कोलकाता में, तो मैं कोलकाता जा रहा था बच्चों। मैंने देखा पूरा रास्ता खाली धान, खाली धान। वहां का लोग ज्यादा चावल खाते हैं, मूढ़ी खाते हैं, भुज्जा खाबो, भात खाबो, पांता भात खाबो, बस। हाँ, कहते हैं खेत हैं वहां, खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या प्रेम है, क्या प्रेम है बंगाल से। कहते हैं खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊंगा। यानी फिर से बच्चों किस खेत के बारे में चर्चा हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बहती नदी के किनारे वापस आऊंगा, ऐसा कवि कहते हैं। फिर कहते हैं एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब। वाह वाह, कहते हैं हो सकता है कि अभी मैं मनुष्य हूं और अगले जन्म में मनुष्य नहीं होऊंगा। अपने आप पर बच्चों संदेह व्यक्त कर रहे हैं। इस बात पर कवि कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम फिर से मनुष्य बनेंगे। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि आप लोग फिर से इंसान बनेंगे, फिर से लड़का लड़की बनेंगे? फिर से कितने बच्चे हैं? नहीं सर, अगले बार हम बनेंगे बैल, अगले बार बनेंगे घोड़ा, ढुडुक ढुडुक ढुडुक, अगले बार बनेंगे हाथी, ऊ करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये सब होता है। तो कहते हैं कि एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल। तो अबाबिल क्या होता है? पक्षी होता है बच्चों। तो कहते हैं हो सकता है कि मनुष्य नहीं बने, हम एक अबाबिल पक्षी बन जाएं। अबाबिल पक्षी मान के चलो मेरे बच्चे, मान के चलो कि अबाबिल पक्षी है। ये क्या है? ये अबाबिल पक्षी हैं। ठीक है, ध्यान से, ये अबाबिल पक्षी है, मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहने का अर्थ है, ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं इंसान बनूंगा, मैं अबाबिल पक्षी भी बन सकता हूं, मैं अबाबिल पक्षी भी बन सकता हूं। ठीक है, तो पहले बच्चों क्या इसका मतलब समझ गए आप? कवि ये बोलना चाहते हैं ध्यान से कि खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊंगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। मतलब समझिए, कहते हैं कवि कहता है कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लौटूंगा। हो सकता है मनुष्य बनकर ना लौटूं, अबाबिल होकर। ठीक है, समझ गए? यस महोदय, यस। किस पक्षी की चर्चा करते हैं ना? सॉरी बच्चों, किस खेत की चर्चा करते हैं? तो खेत का नाम बोलना धान का खेत। और बच्चों कहते हैं कि किसके किनारे लौटने की बात करते हैं? किसके किनारे? किसके किनारे लौटने की बात करते हैं? तो कहना बच्चों किनारे, बहती नदी के, बहती नदी के किनारे। आओ 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 मेरे बच्चे, अगले पेज को पढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों, कहते हैं या फिर कौवा, या फिर कौवा। कहते हैं या तो अबाबिल पक्षी बन जाऊं या फिर कौवा भी बन सकता हूं। अरे भैया क्या सर, क्या बात करते हैं। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊंगा एक दिन। पेंग समझते हो? जब पक्षी उड़ता है ना तो पेंग भर भर के उड़ता है, ऐसे ऐसे करके उड़ता है। तो कहता है कि हो सकता है कि मैं अबाबिल पक्षी बन जाऊं या हो सकता है कि मैं कौवा बन जाऊं, लेकिन मैं आऊंगा। कहां आने की बात करते हैं बच्चों? बताओ कहां आने की बात करते हैं? कहते हैं या कौवा उस भोर का फूटेगा। कहते हैं जैसे ही भोर होता है ना, कौवा क्या 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 करने लगता है। तो कहते हैं उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर। कहते हैं नई धान की फसल पर भोरे भोरे पहुंच जाएंगे, जो कुहरे के पालने से, या मतलब कुहरे के पालने, जब सर्दी के समय में कुहरा होता है, कहते हैं कुहरे के पालने से कटहल की छांव तक। और कौवा को आप कटहल की छांव में, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कटहल का पेड़ देखे हैं और वहां कौवा को देखे हैं? सब, ऑलमोस्ट सब लोग देखे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो धान का खेत देखे हैं और वहां कौवा को देखे हैं?
ऑलमोस्ट सब देखे होंगे। कहते हैं छाया तक भरता पेंग, पेंग होता है क्या, जब उड़ते हैं ना तो उसे देखें कब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है तो उसे पेंग बोलते हैं। भरता पेंग आऊंगा एक दिन, वाह वाह। या फिर कौवा होकर भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर आए कुआसे में कटहल के पेड़ की छाया में जरूर आऊंगा। ये कटहल देख लो, ठीक है। तो मेरे बच्चे कौवा बनकर, है ना, ये आने की बात करता है। बच्चों समझ में आ गया आपको? हाँ सर, कितने अच्छे कवि हैं, कितना प्रेम दिखा रहे हैं अपने बंगाल से। भैया कुछ भी बन जाए, इंसान बने, अबाबिल पक्षी बने, चाहे हम कौवा बने, लेकिन हम आएंगे तो आएंगे। कहाँ आएंगे बताओ? बंगाल में। ऐसे हम लोग भी कहेंगे बिहार में आएंगे, कुछ भी बना दो, बंदर बना के भेज दो, बोले भेज दो बिहार। कहते हैं आगे, आगे कहते हैं बनकर शायद हंस किसी किशोरी का, वाह 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 वाह। कहते हैं बच्चों कि बनकर शायद हंस, या तो अब ना, अब क्या बनने की बात कर रहे हैं, अब हंस की बात कर रहे हैं कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, मतलब जब किशोरी मतलब लड़की को कहा जाता है, तो लड़कियां ना बहुत हंस पालती हैं कि हंस है मेरा, तो कहते हैं किसी किशोरी का हंस बन करके, किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। और जो हंस होते हैं ना, उसको जब घर में पाला जाता है तो उसके पैर में घुंघरू बांध दिया जाता है। तो कहते हैं कि घुंघरू पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। कहां पर तैरने की बात करते हैं? कहते हैं हंस बनकर के आएंगे और दिन भर पानी में तैरते रहेंगे। गंध जहां होगी ही भरी घास की, और कहते हैं जहां घास का थोड़ा सा गंध हो जाएगा, थोड़ा सा गंध मिलेगा घास का, वहां पहुंच जाएंगे खाने के लिए, और दिन भर प्यारे बच्चों पानी में तैरते रहेंगे। तो अभी तक में कवि ने क्या क्या बनने की बात कही है, जल्दी बताओ, है ना? अभी तक मेरे बच्चे कवि ने क्या क्या बनने की बात कही है। तो पहला तो उन्होंने बोला कि हम अबाबिल बनेंगे, पहला बच्चों अबाबिल, पहला अबाबिल बनेंगे। दूसरा बच्चों कौवा बनने की बात करते हैं। तीसरा बच्चों हंस बनने की बात करते हैं। कि हो सकता है कि हम इंसान बने, अगर हम इंसान ना बने तो हो सकता है हम अबाबिल पक्षी बन जाएं, या हो सकता है हम कौवा बन जाएं, या हो सकता है हम हंस बन जाएं। कहते हैं किसी विशेष ना, किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूंगा, तैरता रहूंगा, तैरता रहूंगा। आगे कवि देखिए क्या व्यक्त करते हैं। एक तो यहां तक हो गया, अब आगे देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों कि आऊंगा मैं, अरे आ जाओ ना भाई। कहते हैं आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। कहते हैं बच्चों कि आऊंगा मैं, और इसे कौन बुलाएंगे बताओ? कवि को कौन बुलाएंगे? कहते हैं कि नदियां बुलाएंगे हमको, वहां के मैदान बुलाएंगे, मैं आऊंगा, अरे आ जाओ। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी सजल किनारे पर। कहते हैं बच्चों जब आप देखे होंगे, जब नदी बहती है, जब नदी बहती है, तो नदी जब बहती है ना, ध्यान देना, जब नदी बहती है मेरे बच्चे, तो नदी का जब पानी उफान मारता है ना, तो ये किनारा धुल जाता है, बोलो हाँ या ना? किनारा क्या होता है? किनारा धुल जाता है, और उसी किनारे में ये आने की बात करते हैं। कहते हैं मुझे बंगाल के नदियां बुलाएंगी, मुझे बंगाल के मैदान बुलाएंगे, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, चाहे मैं कुछ भी बनकर आऊं, पर मैं आऊंगा। तो प्यारे बच्चों इनका सर मुर्गा, मुर्गा नहीं मारेंगे ना, मुर्गा बोलता है। एक बच्चा कह रहा है मुर्गा बनकर बुलाएंगे, नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितना प्यार करते हैं बंगाल से। कहते हैं कि बंगाल की ना, बंगाल की मचलती नदियां, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियां धोती हैं, बुलाएंगे और मैं आऊंगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर, और नदियों के किनारे ये आने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। आगे कहते हैं कि तुम शायद देखोगे शाम को, अब हम लोगों को कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, सुन लो सुन लो सुन लो। कहते हैं तुम शायद देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। अरे अब देखो क्या कह रहे हैं, उल्लू बन के आऊंगा, ध्यान देते हैं। तुम शायद देखोगे शाम की हवा में उड़ते हुए एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे
कपास के पेड़ पर उसकी बोली। किसके पेड़ पर बच्चों? उल्लू की बोली कहाँ सुनोगे बताओ? गुरुजी कपास के पेड़ पर। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। और कहते हैं जब लोग नहीं पक्षी को खिलाने के लिए क्या फेंकते हैं बोलो? घास पर चावल फेंकते हैं। मतलब कहीं भी सपाहा जगह पर जो साफ जगह होता है वहां चावल फेंकते हैं। कहते हैं घसीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कहते हैं तुम देखोगे कोई बच्चा क्या कर रहा है? उबला हुआ चावल फेंक रहा है। और जो पंछी वहां खा रहा है वो पंछी कौन है बोलो? वो पंछी कौन है? वो पंछी मैं हूं। पंछी मैं हूं। ठीक है, तो बच्चे अब बताओ अब क्या क्या बनने की बात हो गई? तो सबसे पहले अबाबिल था, फिर क्या हो गया बताओ? अबाबिल था, उसके बाद क्या हो गया? कौवा। कौवा के बाद कहां चल गया था बात? कौवा के बाद आ गया बच्चों हंस पर बात। और हंस के बाद क्या है? उल्लू पर अब बात आ गया कि मैं उल्लू भी बन सकता हूं। उल्लू पर बात आ गया। कहते हैं हो सकता है कि शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ में तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे दे। हो सकता है तुम किसी बालक को घास वाली, हाँ लिखा होगा घास वाली जगह पर तुम चावल फेंकते हुए देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। हाँ लास्ट लाइन है बच्चों, समझना लास्ट लाइन है। कहते हैं जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल। अब वहां से मैं उठा रहा हूं, यहां से उठाए, ध्यान दीजिए, यहां से उठा रहा हूं, है ना। शायद कोई बच्चा उबले हुए, तो यहां से पढ़ता हूं, जमीन पर मुट्ठी भर उबले हुए चावल फेंकते देखो, फेंकते देखोगे रूप सा के गंदे से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। अब अपने आप को क्या दिखा रहा है? अब अपने आप को लड़का बनने की भी संभावना दिखा रहे हैं कि हो सकता है तुम नाव ले जाते हुए एक लड़के को देखोगे। उड़ते फटे पाल की नाव। कहते हैं कि जो नाव होगा वो फटा हुआ नाव होगा। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। कहते हैं या हो सकता है कि बादलों के बीच से सारस नाम का पक्षी जो है, सारस को तुम लौटते हुए देखोगे। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कहते हैं अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। तो प्यारे बच्चों बहुत सारी चीज कवि कहते हैं, मैं ये हो सकता हूं, या मैं ये हो सकता हूं, या मैं वो हो सकता हूं। यानी बहुत सारी संभावनाएं कवि व्यक्त करते हैं। और बच्चों यहीं पर हमारा कविता समाप्त हुआ। आप लोगों को ये कविता कैसा लगा? कैसा लगा जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कविता, बहुत अच्छा। कहते हैं या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से चलाते देखो, या रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखो। अंधेरे में उन्हीं के बीच में होऊंगा, तुम देखना मैं आऊंगा जरूर, मैं आऊंगा जरूर, मैं आऊंगा जरूर। बच्चों इसको पढ़ने के बाद याद आ गया वो मूवी है ना कि मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। वैसी मूवी है। खैर बच्चों यहाँ पर इनकी वेदना को हमें समझना आना, इनका जो भाव है, जो फीलिंग्स है, इन्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे। ध्यान दीजिए क्या फीलिंग्स है बताइए, है ना। कवि के बारे में क्या फीलिंग्स है इनके मन में, बता सकते हैं आप? क्या फीलिंग्स है मन में मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, है ना, कि क्या फीलिंग है कवि के मन में, क्या फीलिंग्स है बताइए। तो कवि के मन में महोदय फीलिंग्स यही है कि कुछ भी हो जाए इन्हें पश्चिम बंगाल में, इन्हें बंगाल में वापस लौटना है। तो अगले जन्म में मरने के बाद मेरे बच्चे अगले जन्म में बंगाल में वापस लौटने का मेरे बच्चों चाहत है। पूरा चाहत नहीं बच्चों, अपनी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी दिखा रहे, संभावना। अगले जन्म में बंगाल में लौटने की चाहत है बच्चों। बंगाल में अगले जन्म में बंगाल में लौटने की चाहत दर्शाया गया है। लौटने की चाहत बच्चों, लौटने की चाहत। ठीक है, और हर व्यक्ति को इतना ज्यादा होना चाहिए, हर व्यक्ति को इतना ज्यादा चाहत रखना चाहिए अपनी मातृभूमि से, जहां उनका जन्म हुआ है, कि वहां से। हमें भी बच्चों अपने बिहार से इतना ज्यादा प्यार करना चाहिए कि किसी भी हाल में छठ होते हैं जहां,
जहां दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, देखना लौट कर आऊंगा। तुम देखोगे किसी टीचर को पढ़ाते हुए, तुम देखोगे किसी मैडम को पढ़ाते हुए, मैं आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम देखोगे किसी बंदर को पैरों पर उछलते हुए, तुम देखोगे किसी भालू को डराते हुए, मैं गंगा नदी के किनारे आऊंगा। ये मेरी कविता है बच्चों। ठीक है ना, तो आप भी बना सकते हो। तो ऐसी कविता बनी है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी कविता है, अब मैं बहुत पसंद करता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो अगर बन सकते हैं तो। अगर यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए, अगर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो एक क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। अगर यहां से पूछा जाए, ऐसे आप अर्थ समझ गए, बोलो हाँ या ना। अगर आप अर्थ समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बच्चों लिख सकते हो। खैर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, शायद एक या दो क्वेश्चन होगा। ठीक है, अरे ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, हाँ ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ऐसा लिखा रहेगा कि 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब इसकी व्याख्या करनी है। खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊंगा। लौट कर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा अबाबिल, ना नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, ना सॉरी, नहीं शायद होऊंगा अबाबिल, होऊंगा मनुष्य तब, है ना, नहीं शायद हो ना, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, मनुष्य तब, अबाबिल होऊंगा या कौवा। अब इसको प्यारे बच्चों लिख कर दिखाना है, इसके बारे में पूरी व्याख्या करनी है। तो क्या आप नहीं कर पाओगे बताओ। सबसे पहले लिखना है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है बच्चों, ये किस कविता के है बताओ। तो प्रस्तुत पंक्ति, लौट कर, सर बंगला बोलिए ना, आमी बांग्ला बोलছি পারবো না, আমার नाम संजय कुमार, पता नहीं आता मुझे, बस ये आता है कि हाँ आपको मैं पसंद करता हूं, आमी तुम्हाके ভালোবাসি। इतना ही आता है। आमी पाন্তা भात खाबो, आमी जलटा पीबो, जलटा खाबो, बस। तो बच्चों कहते हैं कि इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करके दिखाता हूं। लिखना है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो बच्चों लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि जीवनानंद दास हैं। इन पंक्तियों के माध्यम, जीवनानंद दास हैं जो अगले जन्म में बंगाल में लौटने की प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कवि उस बंगाल में वापस लौटने की बात करते हैं जहां पर खेत धान, जहां धान के खेत हैं, जहां बहती हुई नदियां हैं। हो सकता है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य ना हो सकता है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य ना हो, कवि अबाबिल पक्षी या कौवा बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो यही बात आपको अपनी भाषा में लिखना है। यहाँ क्या क्या लिखा है हम देख सकते हैं बच्चों। लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता बंगाल के, ना बंगाल एवं बंगाल के श्रेष्ठतम कवि जीवनानंद दास जी हैं। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए वचन देते हैं कि वह बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य यथा लहराते खेत, कलकल करती हुई नदी के सुख का आनंद लेने मनुष्य अबाबिल या कौवा के रूप में फिर से लौटकर आने की बात करते हैं। यही आपको लिखना है बच्चों। और आपको कितने अंक मिलेंगे, हाथ उठाओ जल्दी से, कितने अंक मिलेंगे? 5 नंबर का मिलेगा। तो आपको पूरी अच्छे तरीके से लिखना है और मेरे बच्चे आपको टोटल 5 अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों इसके लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला सवाल है कि कवि किस तरह के बंगाल में
एक दिन लौट कर आने की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, 2024 के लिए पक्का ये सवाल आएगा कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन वापस लौटने की बात करता है, किस तरह के बंगाल में। तो कहते हैं बच्चों, कवि जीवनानंद दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदी हों। उस तरह के बंगाल में लौटने की बात करते हैं जहां पर धान के हरे भरे खेत हों और बहती नदी हो बच्चों, ठीक है। हो जाएगा, तो यस लिख कर भेजेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि कवि अपने जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों बच्चों, है ना। आप बताओ क्या क्या बनने की बात करते हैं। अबाबिल पक्षी, कौवा, और क्या बोलते हैं, उल्लू, है ना, सारस, बहुत सारे चीज हैं। क्या क्या बनने की बात करते हैं, तो कवि अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव था। क्योंकि कवि को जो है बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव था बच्चों, और ये चीजें बंगाल में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये सब चीज बंगाल में पाई जाती हैं और ये बंगाल से बहुत प्यार, है ना, प्रेम करते थे। इसलिए कवि को ऐसा लगता था कि हाँ, कि हम ये सब चीज बन करके वापस आएंगे। तो पहले बच्चों क्या आप ये क्वेश्चन लिख दोगे, यस और नो। यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। अगला सवाल आता है कि अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। क्या बच्चों कवि की सिर्फ इच्छा है, या एकदम प्रबल इच्छा है, या एकदम संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी संभावना भी है कि मैं सच में बन करके आऊंगा, अगले जन्म में मैं वापस आऊंगा। कहते हैं कि अगले जन्म में बंगाल में आने की, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, या स्पष्ट कीजिए। तो अगले जन्म में बंगाल में आने की कवि की केवल इच्छा ही नहीं थी, बल्कि वे इसकी पूरी संभावना भी व्यक्त करते हैं। पूरा पॉसिबिलिटी है कि हाँ भैया हम तो बनबे करेंगे। कवि को अपने जन्मभूमि बंगाल से काफी लगाव था, काफी लगाव था। तो आप कह सकते हैं काफी लगाव था। तो बच्चों ये सिर्फ उनकी इच्छा नहीं थी, उनको पॉसिबिलिटी भी, संभावना भी है कि वो आ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है अभी कुछ बनकर आए भी होंगे। तो सिर्फ इच्छा नहीं है, संभावना भी है बच्चों, संभावना भी है। हो जाएगा, बताओ यस और नो। क्या सिर्फ कवि की इच्छा है बंगाल में आने की, या नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल रखते हैं बच्चों कि कवि किन किन के बीच, है ना, कवि किन के बीच अंधेरे, है ना, में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। कवि किन के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि कवि रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं। कवि किन के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, तो कवि बच्चों रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं। हो जाएगा बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि हाँ महोदय, ये भी प्रश्न बन जाएगा। यस यस लिख कर भेजेंगे, यस महोदय हो जाएगा, यस। तो कवि रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, ठीक है। या पूरा लिख सकते हैं कवि जीवनानंद दास, कवि जीवनानंद दास लिख सकते हैं, कवि जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, कवि जीवनानंद दास जो है रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो पहले बच्चों, क्या आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो, बोलो यस और नो। 20 ऑब्जेक्टिव हैं आपको और 20 में से 20 सही करना है किसी भी हाल में। यस सर। तो आइए हम सभी मिलकर के अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार सब लोग क्लास को, मेरे बच्चे एक साथ सब लोग लाइक कर दें। ये कौन सा पिन जग गया भाई, एक साथ मेरे बच्चे क्लास को सब लोग लाइक कर देंगे बहुत तेजी में। और प्यारे बच्चों एक साथ सब लोग लाइक करेंगे। सर आप क्या बनना चाहते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूं सर, सेंटअप एग्जाम। देखो बच्चों, एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी पूछोगे सब चर्चा करेंगे, पहले इसको खत्म करने दो, ठीक है। तो सब लोग क्लास को मेरे बच्चे लाइक कर दो और सब लोग तैयार हो जाओ क्वेश्चन को सही करने में। आज मैं चर्चा ही कर देता हूं। 2 टॉपिक है आपके पास, एक टॉपिक है प्रैक्टिकल कॉपी का। तो मेरे बच्चे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाए, ये वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। एक बार सर्च कीजिए प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्या सर्च करना है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें बाय संजय सर, कैसे लिखें
बाय दिशा लिख देना, बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा बच्चों। पहला ये हो गया। दूसरा सवाल है आप लोगों का कि सर नोट्स कब आएगा, ठीक है, तो जो भी शेष नोट्स हैं वो जल्द मिलेगा। मैं ना केमिस्ट्री का चैप्टर 4 बच्चों कल तक मिलेगा। तीसरा सवाल है कि सर सेंटअप एग्जाम का, देखो मेरे बच्चे आपको पता है कि सेंटअप एग्जाम के बारे में, छठ पूजा जो है बच्चे वो 19 और 20 तारीख को है शायद, ठीक है। अब मैं छठ पूजा अगर मैं खुद करूंगा तो मुझे सहना पड़ेगा, और बहुत दूर दूर से मेरी दीदी लोग बच्चों छठ पूजा में आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों कई कई सालों में, एक तो दीदी है मेरी जो 4-5 सालों में आ रही है, तो बच्चों थोड़ा टाइम तो दीदी लोग के साथ भी एक्सपेंड करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा टाइम दीदी लोग के साथ भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर 23 को पेपर है बच्चों तो मुझे 22 को ऑफिस आना पड़ेगा, ये चीज है ना, 22 को रात को पढ़ाना पड़ेगा, और 21 को बच्चों एक है ना 20 को छठ खत्म हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों आने का। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर नहीं आ पाया तो आप लोग पेपर देना अच्छे से समझना मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब दीदी लोग बहुत दूर से आ रही है, और मेरे लिए बच्चों है ना एक भाई से मिलने का हर मतलब, रक्षाबंधन में भी 3-4 सालों से नहीं आई है, दूर रहती है बच्चों, दूर रहती है, समझ सकते हो। उत्तराखंड वगैरह में मेरी दीदी रहती है, यूके बच्चों उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में दीदी लोग रहती है, एक उत्तराखंड में है, झारखंड में है, तो बच्चों यूके में और झारखंड वगैरह में तो, और बहुत फैमिली वगैरह आएंगे छठ पूजा में, तो मेरे बच्चे थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, लेकिन छठ पूजा के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया है, अपने ऊपर भरोसा रखना बच्चों। आपको भरोसा है या नहीं बताओ, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए मेरे बच्चों। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं करा दूंगा ना, आप बिलीव करो अपने ऊपर, हाँ कि बिलीव है महोदय। फिर भी हम कोशिश पूरा करेंगे कि हम आ जाएं, और कोशिश क्या लगता है आ ही जाऊंगा मैं, तो खुद के ऊपर बिलीव करो, मैं जरूर आऊंगा बच्चों, विश्वास करो मेरे ऊपर, ठीक है, हाँ आ जाओ। और अगर नहीं भी आते तो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया आपको, आपको डरना नहीं चाहिए, डरो मत बच्चों, डरो मत। कहते हैं लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है, तो लौट कर क्या आता है, इसका ट्रिक है बच्चों कि लौट कर क्या आता है बोलो, तो लौट कर एक ही चीज है जो आता है, वो है जीवन बच्चों, लौट कर सिर्फ जीवन आता है, तो जीवनानंद दास हो जाएगा। दूसरा सवाल है बच्चों, जीवनानंद दास बंगाल के किस युग के, काल बोलो या युग के, किस युग के कवि हैं, तो बच्चों किस युग के हैं, तो मैंने बोला था रविंद्रोत्तर युग के हैं, रविंद्रनाथ टैगोर थे उस समय। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था मेरे बच्चे, तो जन्म के विषय में कहा जाता है कि जन्म जो है वो हुआ था कब, तो जन्म हुआ था मेरे बच्चे 1899 ईस्वी में जन्म हो गया था। अगला सवाल लगाते हैं, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता की संज्ञा दी गई है, किस कविता को सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है, तो बच्चों वनलता सेन को कब माना गया है, 1952 ईस्वी में माना गया था। अगला सवाल है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है, लिखा गया था बंगला में, पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो किस कवि ने इसे बच्चों हिंदी में किया है, तो कवि हैं प्रयाग शुक्ल जिन्होंने इसे हिंदी में किया है बच्चों। अगला सवाल है, बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, बंगला पूछा गया कि बंगला भाषा के सबसे अधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक कौन है, तो चर्चित कवियों में से एक है बच्चों हमारा जीवनानंद दास। अगला हमारा आता है कि किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है, उत्कृष्ट होना चाहिए बच्चों, उत्कृष्ट प्रेम। किस कविता में कवि ने बंगाल से अपने प्रेम को दर्शाया है, किस कविता में अपने बंगाल से प्रेम को दिखाया, किस कविता में, तो कहते हैं बच्चों किस कविता में, लौट कर आऊंगा फिर कविता में। अगला सवाल है बच्चों, कविता लौट कर आऊंगा फिर में कवि कहां लौट कर आने की लालसा व्यक्त करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये खूब पूछा जाता है, कहां लौटने की लालसा व्यक्त करते हैं, तो लौटने की लालसा व्यक्त करते हैं बच्चों बंगाल में, बिहार में नहीं बिहार में तो मुझे लौटना है बच्चों, मुझे कहते हैं। अगला सवाल है, खेत हैं जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, उपयुक्त पाठ्यांश के कवि कौन है, कौन कहता है खेत हैं जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊंगा, ऐसा कौन कहते हैं, जीवनानंद दास कहते हैं अगला, जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक हैं, किस भाषा के कवि हैं बच्चों, तो जीवनानंद दास जो हैं किस भाषा के हैं, तो बंगला भाषा के हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, वनलता सेन के कवि कौन हैं, तो वनलता सेन बच्चों काव्य संग्रह है और इसके कवि यही हैं, जीवनानंद दास हैं, और कौन होंगे। अगला, कवि अगले जीवन में क्या बनने की बात करते हैं,
कवि, अबाबिल पक्षी, कौवा, हंस या सभी कुछ? सर हंस ही क्या, उल्लू भी बनने की बात करते हैं, लड़का भी बनने की बात करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी घास की, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों जो कविता हम पढ़ रहे हैं नाम क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। कहते हैं बच्चों लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है? ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। अगला सवाल है, लौट कर आऊंगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया है? जो बंगला में लिखा गया कविता हिंदी में पढ़ रहे हैं वो हिंदी किसने किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य पुरस्कार मिला है? कब इसे सबसे श्रेष्ठ कविता माना गया है? किस वर्ष बच्चों? तो श्रेष्ठ काव्य पुरस्कार कब दिया गया है? तो ये मिला है 1952 में। अगला सवाल है, जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? जब वो जीवित थे तो कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, और जब मर गए तो फिर तो समझ ही रहे हो। तो जब वो जीवित थे तो कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? तो जीवित रहने पर बच्चों 6 हुए थे, मरने के बाद फिर तो हो ही गया था ज्यादा। कभी कपास के पेड़ में किसकी बोली सुनने की बात करते हैं? कहते हैं कपास के खेत में, मतलब कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करते हैं? तोता की, कबूतर की, कौवा की या उल्लू की? कहते हैं कपास के खेत में उल्लू की बोली, हमने पढ़ा था बच्चों। कहते हैं झड़ा पालक किसकी रचना है? तो झड़ा पालक वनलता सेन, और ये सब कुछ तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जीवनानंद दास की रचना है। अगला सवाल है, रूपसी बंगला किसकी रचना है? तो ये जो रूपसी बंगला है ये भी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है, अब ये बताओ कि 20 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ? मुझे 100% भरोसा है आपके ऊपर कि 20 में से 20 सवाल आपने सही किए होंगे। पूरे 20 में से 20 सवाल आप लोगों ने सही किए होंगे। बताओ जल्दी से। ठीक है, अब मेरे बच्चे क्यूबी की बात करते हैं। क्वेश्चन बैंक में टोटल मेरे बच्चे 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न का सवाल बताना है और 3 प्रश्न का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भरना है। तो आइए बच्चों, क्यूबी पहला सवाल, क्यूबी का क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल, लौट कर आऊंगा फिर पाठ कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? कहाँ लौटने की बात करते हैं? आंसर बंगाल में। अगला सवाल, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है? किस कविता को सबसे ज्यादा अच्छा कविता माना गया है? तो बच्चों वनलता सेन पढ़े थे ना। अगला सवाल, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? किस कवि ने इसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया है? किस कवि ने इसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया है? किस कवि ने? प्रयाग शुक्ल ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, चौथा नंबर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? आंसर कॉपी में लिखिए, जल्दी से कॉपी में लिखिए। 4 नंबर का आंसर कॉपी में लिखिए जल्दी से। अगला सवाल नंबर 5 नंबर, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? आंसर अपने कॉपी में लिखिए जल्दी जल्दी से। यस महोदय। लास्ट सवाल, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है? किसे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया? किस कविता को सबसे अच्छा माना गया है? लिखिए। ठीक है। तो 4, 5, 6 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बच्चों चैप्टर समाप्त हुआ, आप सभी को बधाई हो, और मुझे भी बधाई दे दो। बधाई हो बच्चों। आज हमारा जो है काव्य खंड का आज हमारा काव्य खंड का 12 में से 11 चैप्टर खत्म हुआ, 11/12, और 1 घंटे के बाद बच्चों हमारा हो जाएगा 12/12। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं 7:40 में। मात्र बहुत कम समय हम आपको देते हैं कि 7:40 में क्लास शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे 8:30 बजे कहीं जाना है। ठीक है, तो 7:40 में मिलते हैं। चैप्टर नंबर बोलो चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छा है, इसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। लास्ट चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं बच्चों? हाँ, तो सब लोग जुड़िएगा, सब लोग क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। 108 सूप का मतलब क्या होता है? 108 सूप का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि माँ को ना हम लोग ना छठ पूजा में सूप चढ़ाते हैं। वो क्या होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? सूप ही कहते हैं ना। जैसे गेहूं फटका जाता है
तो माँ को ना सूप में प्रसाद चढ़ा करके सूर्य भगवान के सामने छठ मैया को सूप चढ़ाते हैं। तो कुछ लोग 5 सूप चढ़ाते हैं, कुछ लोग 10 चढ़ाते हैं, कुछ लोग 20 चढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके गुरुजी दिशा फैमिली यानी बच्चों हम लोग है ना, हमने ठाना है कि माँ को 108 सूप चढ़ाना है, ठीक है, माँ के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मुझे सूप मतलब मुझे पूजा करना चाहिए। हाँ बच्चों ठीक है, तो मिलते हैं। और सब लोग बच्चों लाइक कर दो क्लास को, सही बच्चे। और हाँ थोड़ी देर में सब लोग आओगे ना, वादा करो, वादा करो, आओगे सब लोग वादा करो, वादा हमेशा ज्यादा करो, उम्मीद से वादा उम्मीद से ज्यादा करो, हिम्मत ना टना, सबको जुड़ना है। और देखो इसका नोट्स ले लेना सब लोग, जो भी नए छात्र हैं आप लोग सुनिए, थोड़ा मेरा प्रचार सुनिए, सुनो सुनो। मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हो, टॉपर बनना है तो ड्रीम 450+ बैच में जुड़ो, ठीक है सर। कैसे जुड़े? एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से दिशा ऑनलाइन क्लासेस को, और वहां ये कोर्स को पूरा मैट्रिक का कोर्स खरीदो। कितने में सर? पूरा मैट्रिक का कोर्स खरीदो मात्र 499 में। और 499 में मेरे बच्चे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा नोट। सबसे इंपॉर्टेंट दिशा का क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा का नोट्स। नोट्स पढ़ो मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में अगर 500 रुपए देकर के 50 मार्क्स भी अगर यहां से ज्यादा आते हैं तो समझो कितना वैल्यूबल है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं मेरे बच्चे, किसी भी हाल में जरूर जुड़िएगा। अपने मम्मी को, पापा को, भैया, दोस्त, किसी को बताइए कि संजय सर का कोर्स हमें खरीदना है। मम्मी को बोलिए मम्मी बहुत अच्छा कोर्स है सर का, मुझे खरीदना है। मम्मी पैसा दे देगी और आप ऑनलाइन इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, कोई दुकान में जाकर के भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। दुकान वाला भैया जहां से मोबाइल रिचार्ज होता है बोलिएगा सर को पेमेंट करना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बाय, सब लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा। और मिलते हैं बच्चों 7:40 में, मेरे पास समय है, 15 मिनट आराम करके मैं आता हूं, आप लोग भी आइएगा। बाय। अगला चैप्टर जरूर पढ़ लेना अच्छे से, लास्ट चैप्टर में सब लोग जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा। बाय बच्चों सभी को। सर गुरुजी आपने मेरा दिल चुरा लिया है। हाँ ये तुम्हारा दिल है, ये मैंने चुरा के रखा है पास में, नहीं दूंगा। क्या कर लोगे बताओ? हाँ बाय बच्चों।